एक छोटे से गांव में जिसका नाम प्रेम परीक्षा था, सुबह की पहली किरण हमेशा एक नया उत्साह लेकर आती थी। ये गांव पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच छुपा एक ऐसा सुंदर स्थान था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के लोग बेहद सीधे, सरल और मेहनती थे। वहां का मुखिया धंधा खेती और पशुपालन था। सुबह होते ही पूरे गांव मंदिर की घंटियां, पक्षियों की चाहत और किसानों के गीतों से गूंज उठती थी। लेकिन सुंदर और अनुशासित गांव में एक ऐसा घर था जहां शांति नहीं थी। ये घर था रामू किसान था। रामू गांव का सबसे भोले भले और मेहनती किसानों में से एक था। वो दिन रात अपने खेत में खून पसीना बहाकर फसल उगाता था। उसका एक ही सपना था, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना। लेकिन रामू का एक ही बेटा था जिसका नाम सोमू था। सोमू गांव का सबसे जिद्दी, दूसरा और गोदारा लड़का था। सोमू की उम्र लगभग 20 साल थी, लेकिन उसमें जिम्मेदारी का एक अंश भी नहीं था। जब उसके पिता सुबह अंधेरे में उठकर खेत की तरफ निकलते थे, तब सोम बिस्तर पर करवटें बदल रहा होता था। उसका रोजना का यही नियम था, दोपहर तक सोना, फिर उठकर खाना मांगना और फिर गांव के चौराहे पर दोस्तों के साथ बैठकर समय बर्बाद करना। उसके दोस्तों का झुंड भी उसके जैसा ही अलग था। वो सब मिलकर कभी किसी के खेत से फल चुराते तो कभी किसी जानवर को तंग करते हैं। रामू किसान रोजाना थके हारे घर लौटाता और सोमू को समझाने की कोशिश करता। बेटा सोमू, समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये उम्र मेहनत करने की है। अगर तुम आज अपना समय क्या ऐसे ही बर्बाद करोगे तो कल को जब मैं नहीं रहूँगा तब तुम अपना गुजारा कैसे करोगे। मेहनत ही इंसान को सच्चा रास्ता दिखती है। उनकी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकल देता। वो हमेशा यही सोचता कि पिताजी तो पुराने ख्यालात के हैं, उन्हें जिंदगी जीने का मजा नहीं पता। वो सोचता है कि मेहनत करना तो सिर्फ मजदूरों का काम है और मुझ में कोई मजदूर नहीं है। माँ हमेशा सोमू का पक्ष लेती। अभी तो बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। मैं हमेशा सोमू का पक्ष लेती हूँ, लेकिन इसी लाड़ प्यार ने सोमू को और जिद्दी बना दिया था। वो जो भी जिद करता, माँ पिता से कहकर उसे पूरा करवा देती। इस वजह से सोमू के अंदर कभी किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करने की भावना ही पैदा नहीं हुई। एक दिन प्रेम परीक्षा गांव में एक महान साधु का आगमन हुआ। उनका नाम स्वामी आत्मानंद था। स्वामी जी के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और उनकी बातों में ऐसी गहरी सीख होती थी जिसे सुनकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। वो शुद्ध देश में घूम घूम कर लोगों को जीवन का सच्चा मूल्य सिखाते थे। गांव के मुखिया ने उन्हें मंदिर के पास एक छोटे से आश्रम में रुकने की व्यवस्था दी। जैसी ही ये खबर गांव में फैली, लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। रोजाना शाम को मंदिर के ऐना में एक बड़ा सत्संग होता था। गांव के सभी लोग, बड़े बुढ़े, महिलाएं और बच्चे, सभी वहां बैठकर स्वामी जी के प्रवचन सुनते थे। स्वामी जी हमेशा अलग अलग कहानियों के माध्यम से जीवन के मूल्य सिखाते थे। उनका एक सबसे बड़ा सच था जो वो बार बार दोहराते थे। सच्चा धन वही है जो तुम अपनी मेहनत से कमाते हो, ना कि जो तुम्हें बिना कुछ किए मिल जाता है। जो धन बिना मेहनत के मिलता है वो इंसान के अंदर का दर्द, अहंकार और विनाश लेकर आता है। एक शाम रामू किसान सोमू को खींचकर हमें सत्संग में ले गया। रामू चाहता है कि स्वामी जी की बातों का असर उसके बेटे पर हो जाए। सोमू वहां बैठने पर तो तैयार हो गया, लेकिन उसका ध्यान साधु की बातों पर बिल्कुल नहीं था। वो तो आसमान में उड़ते पक्षियों को देख रहा था, या फिर ये सोच रहा था कि कब ये भूषण खत्म हो और वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाए। स्वामी जी ने मुझे बैठाया, सोमू को देखा। उनकी दूरभेदी दृष्टि ने एक ही पल में समझ लिया कि इस लड़के के अंदर साल और जिद का गहरा अंधेरा है। सत्संग खत्म होने के बाद स्वामी जी ने रामू को पास बुलाया और धीरे से कहा, किशन, तुम्हारा बेटा अभी एक ऐसे रास्ते पर है जहां अंधेरा है, लेकिन चिंता मत करो, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब तक ये खुद ठोकर नहीं खाएगा तब तक इसे मूल समझ नहीं आएगा। रामू ने रोटी हुए आंखों से साधु को प्रणाम किया और घर लौट आया। सोमू ने हमें रात भी पिता की बातों को हंसी में उड़ा दिया। कुछ दिन बीत गए। स्वामी जी गांव से आगे निकल चुके थे, लेकिन उनकी कही बातें जल्दी ही सच होने वाली थीं।
एक दिन जब रोजाना की तरह रामू किसान खेत में हाल चल रहा था, तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ। वो वहीं खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव के दूसरे किसानों ने जब ये देखा तो वो दौड़कर पास आए और रामू को उठाकर घर ले आए। घर में अचानक चीख पुकार मच गई। सोमू, जो हमारे समय दोस्तों के साथ गांव के नुक्कड़ पर खड़ा था, किसी ने उसे खबर दी तो वह दौड़ता हुआ घर आया। सामने पिता को खत पर बेहोश और कामजोर हालत में देखकर सोमू के जोड़े तले से जमीन खिसक गई। गांव के वैद्यराज डॉक्टर को बुलाया गया। वैद्यराज ने रामू की नजर जांची। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वैद्यराज ने कहा, रामू ने पिछले कई सालों से अपनी किस्मत से ज्यादा मेहनत की है। उसका शरीर अब पूरी तरह थक चुका है। इसे दिल की बीमारी ने घेर लिया है। अगर इसे जिंदा रखना है तो अगले 6 महीने तक खेत का कोई काम नहीं करना होगा। इसे पूरा आराम और महंगी दवाइयों की जरूरत है। यह सुनकर मां रोने लगी। सोमू भी स्थिर खड़ा था। घर में थोड़ा बहुत जो धन था वो पिताजी की दवाइयों में चला गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि खेती का काम रुक गया था। फसल उगली थी, पानी देना था और खेत की देखभाल करनी थी। अगर इस समय खेत में काम नहीं किया गया तो अगले महीने तक घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। रामू किसान बिस्तर पर लेट रो रहा था। सोमू ने ये मेरा खेत बर्बाद हो जाएगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा था। सोमू ने ये सब देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता उनके परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। अपने आलस्य और समय की बर्बादी याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने पिता के साथ कभी खेत में हाथ बटाने से मन किया था। घर में धान की बोरी खाली हो रही थी और पास में कोई पैसा नहीं बचा था। उसके दोस्त, जिनके साथ वह दिन भर घूमता था, जब उन्हें पता चला कि सोमू के घर में समस्या है तो उन लोगों ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। कोई भी उसका मदद करने नहीं आया। तब सोमू को एहसास हुआ कि दोस्ती सिर्फ अच्छे समय की होती है। असली समय में परिवार ही साथ खड़ा होना होता है। अगले दिन सुबह जब पौधा नहीं हुआ था, सोमू के अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। उसने घर के कोने में रखा हुआ हल और खुरपी देखी। उसने अपनी माँ के पास जाकर उनकी जोड़ी छुए और कहा, माँ, आप रोना बंद करो। आज से मैं खेत में जाऊंगा। मैं पिताजी के खेत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। से आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्हें भी थोड़ा शक था कि क्या उनका अलसी बेटा ये कर पाएगा। सोमू जब खेत में पहुंचा तो सुबह की ठंडक थी, लेकिन खेत की मिट्टी बहुत मजबूत थी। उसने पहली बार हाल को हाथ में लिया। उसके नरम हाथों में हाल का लोहा जाते ही चबान महसूस हुई। उसने बैलों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बैल भी उसके अलसी स्वभाव से परिचित थी। उनने सोमू की बात नहीं मानी। सोमू को समझ नहीं आ रहा कि हल कैसे चलाएं। 2 घंटे की कोशिश के बाद सोमू के पूरे शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन खेत का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं आता था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। उसका मैं किया कि वो सब कुछ छोड़कर वापस घर भाग जाए और सो जाए, लेकिन जैसा ही वो पीछे मुड़ने लगा, उसे पिता का बीमार चेहरा और माँ की रोटी आंखों की याद आ गई। उसने अपने आंसू पूछे और फिर से हाल पकड़ा। गांव के दूसरे किसान जो पास के खेतों में काम कर रहे थे, वो सोमू को देखकर हंस रहे थे। किसने कहा, ये दूसरा लड़का 2 दिन में थक कर बैठ जाएगा। लेकिन सोमू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे मिट्टी को खोदने लगा। उस दिन जब वो शाम को घर लौटा तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वो बिना खाना खाए ही फर्श पर सो गया, लेकिन उसके अंदर एक नई भावना थी, कुछ करने की भावना। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। सोमू रोजना सुबह जल्दी उठता और खेत में जाता। शुरुआत में जो मुश्किल हुई थी, अब वो धीरे धीरे आदत में बदलने लगी थी। उसके हाथों के छल्ले अब सख्त मिट्टी की तरह मजबूत हो चुके थे। उसने खेत में पानी देने, खाद डालने और बीज हड्डी का तारिका गांव के एक पुराने और भोले किसान चाचा कालू से सीखा। चाचा कालू ने देखा कि सोमू सच में बदल रहा है, तो उन लोगों की मदद की। सोमू अब बदल चुका था। उसका रंग धूप में काला पड़ गया था, शरीर मजबूत हो गया था
और उसकी आंखों में जो भटकाव था उसकी जगह एक जिम्मेदारी की चमक आ गई थी। रामू को अब जीवन का सच्चा मूल्य समझ आ चुका था। उसने समझ लिया था कि आलस और जिद सिर्फ विनाश की तरफ ले जाते हैं, जबकि मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी ही इंसान को सच्ची खुशी और सम्मान दिलाती है। उसने कभी फिर से अपना समय बर्बाद नहीं किया और वह प्रेम परीक्षा गांव का सबसे आदर्श किसान बन गया। मेहनत ही सफलता की सच्ची चाबी है। जीवन में प्यार और समय की बर्बादी इंसान को कभी खुशी, सम्मान या सफलता नहीं दे सकती। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी जब इंसान अपने जिद को गलत रास्ते से हटाता है और सही रास्ते पर लगता है, तो वो ना सिर्फ अपना बच्चा, अपने परिवार का जीवन बदल सकता है। मेहनत से काम हुआ फल ही सबसे मीठा और स्थायी होता है।